Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. I am Sundar Khan, your lecturer for the course of Novel. This is our second lecture. ओके जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि इस लेक्चर में यानी कि सेकंड लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा ऑथर के बारे में बताऊंगी और थोड़ा सा मैं आपको राइटर्स से कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो कि इस नावल में प्राइड एंड प्रेजुडिस जो आप लोगों का नावल है जो कि अब आप लोगों के कोर्स में इंक्लूडेड है और आप लोगों ने इसे रीड करना है। इसका पूरा टेक्स्ट आप लोगों ने रीड करना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें टेक्स्ट कोट कर सकें। आप लोग उसको आपको पता हो कि ये क्वेश्चन जो आया है इसको आपने किस तरह से आंसर करना है। तो सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में देखेंगे, राइटर के बारे में देखेंगे। प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो नावल है ये लिखा है जेन ऑस्टन ने। जेन ऑस्टन जो थी ये फीमेल राइटर हैं। ये नावल जो है मतलब जेन ऑस्टन के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें कि जेन ऑस्टन कौन थी, तो जेन ऑस्टन जो हैं उनकी बर्थ जो है वो 16 दिसंबर में हुई थी 1775 में और जो प्लेस है वो है स्टीवेंटन हैम्पशायर। ये इनकी प्लेस ऑफ बर्थ है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1775। जेन ऑस्टन जो थी इनके फादर जो थे वो क्लर्गी मैन थे, मींस कि आप कह सकते हैं कि चर्च में काम करते थे, रिलीजियस ड्यूटीज़ परफॉर्म करते थे, चर्च से रिलेटेड थे। चर्च के कोई मतलब कोई छोटे छोटे काम या जो इस तरह के चर्च के कोई ऑफिशियल रिलीजियस ड्यूटीज़ के जो काम थे तो जेन ऑस्टन के जो फादर थे वो इस तरह के मतलब आप कह सकते हैं कि काम करते थे। इस तरह का उनका जो था प्रोफेशन था। जेन ऑस्टन जो थी वो 7th थी। 8 चिल्ड्रन थे यानी कि 8 बच्चे थे और 7th नंबर के ऊपर जो थी वो जेन ऑस्टन का नंबर आता है। अच्छा, फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन जेन ऑस्टन की जो है वो जब फॉर्मल एजुकेशन उनकी एंड हो गई थी जब वो 11 ईयर्स की थी। मींस के इतनी जल्दी उनकी फॉर्मल एजुकेशन जो उनकी स्कूलिंग का सिस्टम था ये सिर्फ इतने सालों तक 11 साल तक ही। और बच्चा किस एज में स्कूल जाना स्टार्ट करता है आप खुद देखें 4 या 5 ईयर्स की एज में। तो और जब वो 11 ईयर्स की थी तो उनकी एक फॉर्मल एजुकेशन थी जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया था उन्हें और आगे परमिशन नहीं थी स्कूलिंग की, ठीक है। लेकिन उनके फादर तो जो थे जेन ऑस्टन के जो फादर थे वो मिस्टर बेनेट की तरह, जैसे कि मिस्टर बेनेट आपको दिखाए गए हैं जेन प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर, जैसे मिस्टर बेनेट का कैरेक्टर है प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर वैसे ही जेन ऑस्टन के फादर थे कि उनके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, एक गुड लाइब्रेरी थी यानी कि काफ़ी सारी बुक्स कंटेन करती थी वो लाइब्रेरी। और क्योंकि जेन ऑस्टन ने स्कूलिंग के जो फॉर्मल एजुकेशन का जो उनका दौर था उस दौर में उन्होंने पढ़ना सीख लिया था तो जेन ऑस्टन ने उस लाइब्रेरी से फ़ायदा उठाया था और उसके अंदर से बुक्स उन्होंने रीड की थी, उन्हें अच्छे से इस्तेमाल किया था। उन्होंने रीड किया, उसको अपना नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ किया। एज अ टीन एजर हर राइटिंग वॉज लाइवली एंड ह्यूमरस। जब से यानी कि ज़ाहिर बात है जो एक इंसान है जिसको पढ़ने का शौक़ है और फिर वो उस ज़ाहिर बात है उसने उसे कहीं यूज़ करना है, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो तो आपने उसको कहीं ना कहीं अवेल करना होता है। तो जेन ऑस्टन जो थी उन्होंने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की। उन्होंने अपना सोचा कि वो मतलब डिफरेंट तरह की राइटिंग्स जो हैं उसमें वो भी जो है वो लिखने की कोशिश करेंगी। तो जब वो टीन एजर थी और उनकी जो राइटिंग्स हमें मिली हैं वो राइटिंग्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा लाइवली और ह्यूमरस हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जिस तरह के एक टीन एजर की पर्सनैलिटी होती है, खुश होना, हैप्पी होना और मतलब लाइवली होना, तो उनकी भी पर्सनैलिटी जेन ऑस्टन की वैसी ही थी और उन्होंने उसी तरह की पर्सनैलिटी जो है वो डिपिक्ट करती है उनकी जो टीन एजर की राइटिंग है उसके अंदर। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये पब्लिश हुआ था 1813 में, लेकिन ये लिखा गया था बहुत पहले। इसका एक वर्जन लिखा गया था जिसको कि लंदन के जो पब्लिशर थे यानी कि 1797 में वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि नहीं हम लोगों ने ये नहीं, हम ये पब्लिश नहीं कर सकते या ये इस काबिल ही नहीं है कि हम पब्लिश करें। देखें हर इंसान को अल्लाह ताला मौका देता है। जेन ऑस्टिन ने लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने बहुत पहले एक वर्जन जो है प्राइड एंड मतलब कि आप कह सकते हैं कि यही सेम टू सेम स्टोरी थी, कुछ चेंजेस उन्होंने बाद में की। तो उन्होंने जब वो लिखा तो उन्होंने कोशिश की इसको पब्लिश करवाने की, लेकिन फीमेल की कंडीशन क्या होती थी उस दौर में, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं आप लोगों को भी अंदाज़ा है। तो वो पब्लिशर ने पब्लिश करने से इनकार कर दिया कि हम ये नहीं पब्लिश करेंगे या ये नावल है ही नहीं इस काबिल कैसे पब्लिश किया जाए। लेकिन वही नावल जब 1813 में पब्लिश किया गया तो वो एक ऐसा नावल माना जाता है कि जो अब भी अगर हम रीड करें तो हम लोग यही कहेंगे कि ये तो आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं उनको ही डिपिक्ट कर रहा है। ये इतना अच्छा नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है ना। हर नॉवेल्स वर पब्लिश्ड एनोनिमसली अंटिल आफ्टर हर डेथ व्हेन हर ऑथरशिप बिकेम नोन। और एक और चीज़ देखें आप,
फीमेल्स यानी कि काम कर रही हैं, लेकिन उनको ये भी अथॉरिटी नहीं थी कि वो अपने नाम से, क्योंकि आपने और भी काफ़ी सारे नॉवलिस्ट या राइटर्स के नाम सुने होंगे नाम, जो कि अपने नाम को नहीं यूज़ करती थी बल्कि पेन नेम यूज़ करती थी। ठीक है, पेन नेम का मतलब ये है कि जो नेम जब भी कोई राइटिंग होती थी तो उसके एंड में वो जो नाम लिखती थी वो उनका अपना नहीं होता था, बल्कि वो कोई और नेम होता था जिसकी वजह से वो फेमस हो जाती थी। और जब फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जाती थी तो पता चलता था ये तो एक फ़ीमेल है और उसका ये नाम है, असल नाम। ठीक है ना। तो जेन ऑस्टन जो हैं, इन्होंने भी एनोनिमसली यानी कि अपना नाम यूज़ नहीं किया था। इन्होंने दूसरे नामों को यूज़ करके अपनी जो बुक्स हैं वो, आप कह सकते हैं कि वो अपना नाम यूज़ नहीं करती थी जब वो अपने जो नॉवेल्स हैं ना वो पब्लिश करती थी, यानी कि कंडीशन ऐसी थी। आपको पता ही है कि जो हम विक्टोरियन एज की बात करते हैं या जो हम लोग अर्ली एजेस की बात करते हैं तो उसमें फ़ीमेल की कंडीशन यही थी कि उनको कुछ भी करने की परमिशन नहीं थी। और जब आप ये नॉवल पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जो हमारी ये जो लैंड्स होती हैं या जो हमारी ज़मीनें होती हैं, इस पर भी उनकी जो थी वो उनको नहीं मिलती थी, यानी कि वो उसकी मालिकन नहीं बन सकती थी। उसके मालिक या तो उनके हस्बैंड्स होते थे या सन्स होते थे या कि फिर उनके फादर होते थे। इसीलिए ये जो नॉवेल्स थे जो पब्लिश किए जेन ऑस्टन ने, वो उन्होंने एनोनिमसली किए, उन्होंने अपने नाम से ये नॉवेल्स पब्लिश नहीं किए। और उनकी डेथ के बाद पता चला था कि जो ऑथर हैं, जो रियल ऑथर हैं इन नॉवेल्स का, वो एक फ़ीमेल है और उनका नाम जो है वो जेन ऑस्टन है। While it was not unheard for women to publish under their own names in Jane Austen's life, it was still a rarity. वही बात है ना कि जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनकॉमन थी उस ज़माने में, जिस और ज़माने में जेन ऑस्टन ने अपने नॉवेल्स पब्लिश किए, वो भी अपने नाम के साथ। यानी कि कोई भी फीमेल, यानी कि आप अगर फॉर एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, जॉर्ज इलियट देखें, मैरी एन एवांस उनका नाम है, लेकिन वो जॉर्ज इलियट के नाम से फेमस हैं। ठीक है, तो अब वो लोग अपने नाम से पब्लिश नहीं करते थे क्योंकि उस तरह की सिचुएशन ही नहीं थी कि वो अपने नाम को यूज़ करें, या फीमेल को इतनी, अगर ये होता था ना फीमेल अपने नाम से पब्लिश करती थी तो उस बुक को वैसे ही तमाम जो आपकी पॉपुलेशन होती थी वो एज अ होल रिजेक्ट करती थी कि ये तो फीमेल ने लिखा है, ये हम कैसे पढ़ सकते हैं। Despite the fact that her books focus on the intricate rituals of courtship and marriage among the British middle class, अच्छा जो फोकस होता था जेन ऑस्टन के नॉवेल्स का वो ये होता था कि वो कोर्टशिप दिखाती थी, यानी कि जिसे आजकल आप लोग कहते हैं ना डेटिंग, लेकिन वो डेटिंग वो होती थी जिसके अंदर आपकी इंगेजमेंट होती थी और उसके बाद आपकी कुछ मीटिंग्स होती थी और देन आप लोग जो हैं आपकी मैरिज होती थी। ठीक है, तो जेन ऑस्टन का जो फोकस होता था वो यही होता था कि किस तरह से मैरिजेस होती हैं, किस तरह से बॉल्स कंडक्ट की जाती हैं, किस तरह से कोर्टशिप होती है। और क्योंकि वो जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करती थी तो वो ब्रिटिश मिडिल क्लास को दिखाती थी कि मिडिल क्लास में किस तरह से ये तीनों काम होते हैं, कोर्टशिप कैसे होती है, मैरिजेस कैसे, किस तरह से मदर्स जो हैं वो परेशान होती हैं अपनी बेटियों की शादियों के लिए, और किस तरह से उनकी जो है वो मैरिजेस जो होती हैं वो होती हैं, और किस तरह से ये तमाम जो फंक्शंस हैं ये किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। आपको फुल डिटेल में एक एक चीज़ जो है वो मिलेगी इस नावल में, प्राइड एंड प्रेजुडिस में। ऑस्टन हरसेल्फ रिमेन्ड सिंगल थ्रू आउट हर लाइफ, प्रेफरिंग द लाइफ ऑफ अ राइटर ओवर दैट ऑफ अ वाइफ एंड होस्टेस। अगर हम जेन ऑस्टन की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो सारी ज़िंदगी जो है वो जेन ऑस्टन ने शादी नहीं की। मींस कि आप खुद देखें उनकी राइटिंग किस बारे में, उनकी राइटिंग है कोर्टशिप के बारे में, मैरिजेस के बारे में, लेकिन उन्होंने खुद शादी नहीं की क्योंकि उन्होंने अपनी जो एक इंडिपेंडेंस है, अपना जो एक फ्रीडम है, उसको प्रेफरेंस दी थी ओवर द लाइफ ऑफ अ वाइफ एंड अ होस्टेस। मीन्स के आप एक होस्टेस का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जब किसी गेस्ट को इंटरटेन करते हैं तो आप उसको, मीन्स के आप घर वाले होते हैं और वो आता है तो आप उसको किस तरह से डील करते हो, किस तरह से आप उसको जो हो वो आप मतलब उसकी खिदमतें करते हैं, उसके लिए चीज़ें तैयार करते हैं, किस तरह से अपने हाउस को जो है आप वो एक प्लेस में रखते हो, हर चीज़ जो है वो सेटल करते हो हर चीज़। तो वहाँ यहाँ पे होस्टेस ये है। और वाइफ में भी वही है कि वाइफ की भी यही तमाम ड्यूटीज़ होती हैं, क्या उसने घर का ख्याल रखना है, फैमिली का ख्याल रखना है, हर काम को उसने देखना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जेन ऑस्टन ने इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को जो है वो फोकस किया था, प्रेफर किया था एज़ कम्पेयर टू बीइंग अ वाइफ। She did, however, like Elizabeth, turn down at least one proposal. अच्छा, ये जो एलिजाबेथ हैं ये आपकी जो आप कैरेक्टर हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर, जो अभी हम डिस्कस करेंगे फर्दर, तो इन्होंने भी एलिजाबेथ की तरह एक प्रपोजल इनके लिए आया था और इन्होंने वो जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने मतलब ये ऐसा नहीं कि इन्हें कभी किसी ने कहा ही नहीं कि आप शादी कर लो, जाहिर बात है पेरेंट्स का काम था और वो दौर भी वैसा ही था कि लोग कहते थे, लेकिन इनके पास एक प्रपोजल आया था और इन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने
उसके लिए तैयार ये नहीं हुई। ऑस्टिन्स नॉवल आर ऑफन आइडेंटिफाइड एज नॉवल ऑफ मैनर्स, जो एक चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, मैंने आपको डिफरेंट काइंड्स बताई थी नॉवल्स की। ऑस्टिन्स के जो नॉवल हैं ये उन्हीं में से एक नॉवल की टाइप के में से हैं, यानी कि जो नॉवल ऑफ मैनर्स थे, जिसके अंदर बताया जाता है कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपने आप को डेली बेसिस पे कंडक्ट करते थे, किस तरह से सोसाइटी जो थी वो किस चीज़ पे फोकस करती थी, किस चीज़ को जो है वो अहमियत दी जाती थी। तो ऑस्टिन का जो नॉवल हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करना है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, वो भी नॉवल ऑफ मैनर्स की ही एक टाइप है। बिकॉज शी क्रिटिक्स सोशल कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड बिहेवियर्स ऑफ हर सोशल क्लास। वही बात है ना, हम कस्टम्स को डिस्कस करेंगे इस नॉवल के अंदर, कन्वेंशंस देखेंगे कि क्या कन्वेंशंस हैं उस एज की जिस एज में ये नॉवल लिखा गया। लेकिन ऑस्टिन ने उस बारे में लिखा ज़रूर है, लेकिन उन्होंने मीन्स के आप कह सकते हैं कि उन्होंने उस एज के जो सोशल इश्यूज़ थे, जो कन्वेंशंस थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उसको हाईलाइट किया है आपके सामने कि ये किस तरह से फ़ीमेल को अपने आप को डिग्रेड करना पड़ता है, किस तरह से फ़ीमेल्स को अपने आप को कंडक्ट करना पड़ता है इन द सोसाइटी। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आएंगी जब आप इस नॉवल का टेक्स्ट रीड करेंगे। अगर हम डेथ की बात करते हैं तो जेन ऑस्टिन जो है उनकी डेथ हुई थी 18 जुलाई 1877 में, 1717 में डेथ हुई थी जेन ऑस्टिन की। ये जो चीज़ें ना बेटे जो मैंने आपको जेन ऑस्टिन के बारे में बताई हैं, आप लोगों ने इसको इतना माइंड में ज़रूर रखना है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है रिगार्डिंग द नॉवल, तो उसका स्टार्ट आप हमेशा इसी तरह से करेंगे कि ये नॉवल लिखा किसने है, और फिर उसका थोड़ा सा बारे में, जेन ऑस्टिन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर देंगे, ताकि जो आपका एग्जामिनर है उसको इस चीज़ का आइडिया हो कि आपने फुल डिटेल पढ़ी हुई है राइटर की भी, और उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि आपने नॉवल भी जो है वो किस तरह से पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स। जिस तरह से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम पहले सारे कैरेक्टर्स को मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, और आप लोग जब रीड करोगे नॉवल को तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से कैरेक्टर की क्या पर्सनैलिटी है और किस तरह की उसके कौन से ट्रेड्स हैं, ठीक है ना। सेकेंडली ये है कि आप लोग जब रीड कर रहे होगे तो ये तमाम कैरेक्टर्स से आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके होगे, तो आपके लिए रीड करना भी आसान होगा। जो हमारी नॉवल के हीरोइन हैं उनका नाम है एलिजाबेथ। कंप्लीट नेम देखें तो उसका नाम है एलिजाबेथ बेनेट। अगर निक नेम देखें तो एलिज़ा, लिजी, ये तमाम उनके जो हैं आप कह सकते हो निक नेम्स हैं, जो कि उसके फादर या उसकी जो सिस्टर्स हैं वो उसको इस नाम से बुलाया है इस नॉवल में, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड अगर देखेंगे ये कौन, मतलब कि क्या नंबर है इनका सिस्टर्स में, क्योंकि 5 सिस्टर्स ही थी तो इनका सेकंड नंबर है, यानी कि दूसरे नंबर पर हैं ये 5 बेनेट सिस्टर्स हैं, जिसमें से एलिजाबेथ बेनेट जो हैं ये दूसरे नंबर पर हैं, सेकंड नंबर है इनका। अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो एलिजाबेथ जो हैं उन्हें स्मार्ट दिखाया गया है, लाइवली दिखाया गया है और अट्रैक्टिव, यानी कि खूबसूरत दिखाया गया है, और दिखाया गया है कि वो इंटेलिजेंट है, बिकॉज स्मार्ट हैं तो वो इंटेलिजेंट है। लाइवली मीन्स कि उनकी बहुत ही आउट गोइंग और मिलने मिलाने वाली, मिलनसार किस्म की जो है वो पर्सनैलिटी दिखाई गई है एलिजाबेथ की इस नॉवल में। लेकिन उसके साथ साथ वो थोड़ी सी जो हैं प्राउड हैं, और वो जो है उनको इस चीज़ के ऊपर बहुत, उनको आप कह सकती हैं कि वो प्राउड फील करती हैं कि वो लोगों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेती हैं, यानी कि लोगों को देखते ही वो उनके बारे में एक राय कायम कर लेती हैं, और उनको इस चीज़ का यकीन होता है कि जो मेरी राय मैंने कायम की है ये दुरुस्त है किसी के बारे में भी। लेकिन ये उनका जो इस चीज़ पे थोड़ा सा उनका प्राउड फील करना दुरुस्त भी है, क्योंकि इस नावल में जितने लोगों के बारे में उन्होंने जो भी राय कायम की है, जो भी उनकी कंक्लूजन्स कायम किए हैं कि इसकी ये मोटिवेशन है, या इसका ये जो है वो इसके ये मोटिव्स हैं, या इसके जो है, या ये इस तरह का इंसान है या इस तरह का इंसान है, वो तमाम दुरुस्त थे एक्सेप्ट वन, ठीक है। यानी कि सिवाय एक इंसान के बारे में जो इन्होंने राय कायम की इस नावल में, इन्होंने जितनी भी राय अपनी कायम की जिस भी बंदे के बारे में इस नावल में, वो तमाम की तमाम जो थी वो राइट प्रूव हुई हैं। तो इसलिए उनका इस चीज़ में थोड़ा सा प्राउड फील करना जो है वो इतना बुरा नहीं है, ठीक है। एलिजाबेथ जो है वो बहुत कम वैल्यू जो है ना वो देती हैं मनी को और सोशल पोजीशन को। अब आप ये देखें कि हम कौन से दौर की बात कर रहे हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जहाँ पे सोशल पोजीशन, सोशल स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता था, बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी इस चीज़ को। लेकिन हमारी जो हीरोइन है इस नावल की, वो जो हैं, लेकिन हमारी जो हीरोइन दिखाई गई हैं इस नावल में, वो जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देती कि कोई इंसान जो है उसके पास कितने पैसे हैं या उसका क्या सोशल स्टेटस है सोसाइटी में। यानी कि आप देखें हमारा जो एक आप स्टैंडर्ड देखें, जो हीरो और हीरोइन होते हैं उनके हमेशा कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी हीरोइन है इसका यही स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि ये जो है जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी की उनको नहीं देखती या उनके पीछे नहीं चलती, या जो होता है ना कि तमाम लोग जिस तरह से कर रहे हैं हमने भी वैसे ही करना है, ये वैसी नहीं थी, ये डिफरेंट थी। इन्हें डिफरेंट दिखाया गया है, और वो डिफरेंस यही है कि लोगों को उनकी सोशल पोजीशन और पैसे से ये जज नहीं करती थी।
इंस्टेड शी प्राइजेस अ पर्सनस इंडिपेंडेंस ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनल वर्च्यू। अब देखें ये क्या करती थी, देखती थी कि लोगों की जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह के हैं, लोग खुद कितने इंडिपेंडेंट हैं, लोग खुद जो हैं वो कितने अच्छे हैं, किस तरह के उनके मॉरल्स हैं, और फिर उसी चीज़ को देखकर ये उनको जज करती थी। और इसीलिए इनकी जो एक होती है ना जजमेंट, वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त, मतलब कि बहुत ज़्यादा सही साबित होती थी लोगों के बारे में। अब यहाँ पे हमारा जो है दिखाया जा रहा है, नेक्स्ट जो मैं अब आपको बताऊंगी वो ये है कि किस तरह से इनका इंट्रोडक्शन होता है या किस तरह से इनकी इंटरेक्शन होती है आपके हीरो के साथ, जो इस नावल के हीरो हैं डार्सी। She is drawn to Darcy. She resists him based on her own mistaken preconceptions about him, prejudice. ठीक है, अब होता क्या है, होता यह है कि जब डार्सी के साथ इनकी इंट्रैक्शन होती है तो ये उनके बारे में भी एक कंक्लूजन यानी कि एक परसेप्शन कायम करती हैं कि डार्सी जो है, क्योंकि उनको देखती हैं, उनको नोटिस करती हैं, तो उसके बारे में भी एक परसेप्शन ये कायम कर लेती हैं। लेकिन जो मैंने आपसे कहा था ना, सिर्फ एक इंसान के बारे में इनकी परसेप्शन जो होती है वो गलत होती है और बाकी सब ठीक थी, तो वो डार्सी ही हैं जिनके बारे में इनकी जो परसेप्शन थी वो बिल्कुल गलत साबित होती है और ये उनको अवॉइड करती हैं बेस्ड ऑन हर ऑन परसेप्शन। अब वो जो थी परसेप्शन जो कायम की गई थी, असल में वो परसेप्शन इन्होंने डार्सी के मॉरल्स और वैल्यूज़ को देख कर या करैक्टरिस्टिक्स को देख कर कायम भी नहीं की थी, इन्होंने वो परसेप्शन कायम की थी अपने प्रेजुडिस की बेस पे। क्योंकि डार्सी जो है वो, हम लोग जब नावल पढ़ेंगे या आप नावल रीड करेंगे टेक्स्ट, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इनकी फ़र्स्ट मीटिंग हुई थी उसी में डार्सी का जो एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा आप क्या समझ सकते हैं कि लोगों जिस तरह नीचा दिखाना होता है ना, किसी को नीचे दिखाने वाला था, तो उसकी बेस पर ये जो होती हैं प्रेजुडिस हो जाती हैं, मतलब उस मीटिंग की बेस पे जो ये परसेप्शन एक कायम करती हैं, वो परसेप्शन जो होती है इनकी गलत साबित होती है और डार्सी जो होते हैं वो वैसे बिल्कुल भी नहीं होते जैसा कि ये उनके बारे में सोचती हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इस नावल का जो मेन कैरेक्टर है यानी कि मेल मेन कैरेक्टर डार्सी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। अब मैं डार्सी जो थे, ये बिंगले जो हैं ये भी हमारे इस नावल के कैरेक्टर हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये डार्सी जो हैं ये बिंगले के क्लोज फ्रेंड थे, यानी कि आप कह सकते हो बेस्ट फ्रेंड थे। और इनकी जो सिस्टर है उनका नाम है जॉर्जियाना। ये भी, इनका भी बहुत रोल है इस नावल के अंदर, स्पेशली जो रिलेशनशिप बिटवीन डार्सी एंड एलिजाबेथ, तो इसमें इनका बहुत ज़्यादा रोल है। आप जब रीड करेंगे टेक्स्ट तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और नेफ्यू हैं डार्सी जो हैं वो लेडी कैथरीन डी बोर्ग के। ठीक है, ये है डार्सी के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर मैं डार्सी का फुल नेम आपको बताऊं तो वो है फिट्ज़विलियम डार्सी। आपने ये भी माइंड में रखना है कि डार्सी का कंप्लीट नेम क्या था। डार्सी, जैसा कि आपको मैंने कहा था कि ये जो हैं बहुत ज़्यादा प्राउड हैं, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डार्सी जो है वो क्या करते हैं कि वो जो है इम्पॉर्टेंस देते हैं। ये कंप्लीट ऑपोजिट थे एलिजाबेथ के। एलिजाबेथ जो है वो सोशल पोजीशन और मनी या वेल्थ को बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंस नहीं देती थी, लेकिन डार्सी जो हैं वो बहुत ही वेल्दी पर्सन थे, बहुत ही रिच थे, और ये जो थे ये एक्सट्रीम क्लास कॉन्शियसनेस जो थी इनके अंदर मौजूद थी, और ये जो है ये अपेयर अपने आप को करते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड हैं। ठीक है, वेन है एंड प्राउड है। ये जो पर्सन की, वैसे तो ये जो पर्सन जो थे एज अ पर्सन ये बहुत अच्छे थे, ग्रेट इंटेग्रिटी थी इनके अंदर, बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज़ थी इनके अंदर और करेक्टरिस्टिक्स भी बहुत अच्छी थी। लेकिन एक जो इनका फ्लॉ था वो यही था कि ये जो थे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे क्लास को, सोशल स्टेटस को, कि कौन सी फैमिली या कौन सा इंसान कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, और जिस तरह से जो इंसान जिस क्लास से बिलोंग करता था ये फिर उसको उसी तरह से ट्रीट करते थे। ये इनका फ्लो आप समझ सकते हैं कैरेक्टर के अंदर था डार्सी के। और जिस तरह से डार्सी का कैरेक्टर दिखाया है जेन ऑस्टन ने अपने नॉवल में, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे, जो कि उस एज के थे जिस एज में जेन ऑस्टन ने लिखा, इसी तरह के थे। उनकी यही कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि वो क्लास कॉन्शियस थे, और फिर वो जो इंसान जिस क्लास से जिस स्टेटस से बिलोंग करता था उसको उसी तरह से ट्रीट करते थे। ही फाइंड्स एलिजाबेथ अट्रैक्टिव। और अगर हम अब बात करें कि डार्सी और एलिजाबेथ की अगर हम बात करें तो एलिजाबेथ जो थी, क्योंकि आपको बताया मैंने कि ये बहुत मतलब कि आप कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव थी, खूबसूरत थी, तो डार्सी जो है वो भी जो है वो एलिजाबेथ को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इवन कि वो जो थे, आप ऐसा सोच सकते हैं कि एलिजाबेथ जो थी वो डार्सी की आइडियल कंसीडर की जा सकती है, कि जो डार्सी जिस फीमेल को या जिस गर्ल को एक आइडियल समझते थे या मानते थे, एलिजाबेथ जो थी उसमें बहुत सी क्वालिटीज़ जो थी वो डार्सी की आइडियल की थी।
बट इज़ क्लमसी इन एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स एंड डिस्टेन्स हर समटाइम्स क्रॉस फैमिली। लेकिन डार्सी जो थे ये क्लमसी थे, मीन्स कि आप कह सकते हैं कि एक इंसान होता है ना जो कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकता, तो डार्सी जो है जब फीलिंग्स की बात आती थी या एक्सप्रेशंस की बात आती थी कि किस तरह से वो अपने इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करें, तो इस चीज़ में डार्सी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लमसी थे। सही तरीके से अपने इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, और वो डिस्डेन करते थे, मींस के नापसंद करते थे एलिजाबेथ की जो क्रास फैमिली थी। क्रास फैमिली का मतलब आप यहाँ से ये ले सकते हैं कि जिसके अंदर आप कहें कि मॉरल्स नहीं हैं, या जो कुछ इस तरह के लोग होते हैं ना जो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि कब आप लोगों को बोलना चाहिए, कब आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए, कहाँ आपने खामोश रहना है, कहाँ आपने बोलना है, कहाँ किस तरह से आपने अपने आप को जो है वो रखना है, किस जगह पे आप मौजूद हैं, आपने उस चीज़ को देखना है। तो एलिजाबेथ की जो फैमिली थी, स्पेशली एलिजाबेथ की जो मदर थी, वो आप कह सकते हैं कि इसी तरह की थी कि उनको नहीं आइडिया होता था कि कहाँ बोलना है, कहाँ खामोश रहना है, और किससे किस तरह की बात करनी है, ये किस तरह की कंडीशन है और उसमें किस तरह की बात होनी चाहिए। तो एलिजाबेथ की जो फैमिली थी, डार्सी उनको नापसंद करते थे। Elizabeth's harsh appraisal of him compels him to reassess his behavior and attitudes. अब होता ये है कि एलिजाबेथ जिस तरह से आप ये समझें कि असेस करती हैं हर चीज़ को, हार्शली हर चीज़ को रियलिटी बेस पे वो असेस करती थी, हर चीज़ को देखती थी कि ये किस तरह से होना चाहिए, ये किस तरह से हो रहा है। ये जो चीज़ थी ये डार्सी को कंपेल करती है और उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और वो जो हैं वो दोबारा से रीअसेस करते हैं अपने बिहेवियर को और अपने एटीट्यूड को। मतलब वो एलिजाबेथ की पहले फैमिली को देखते हैं और फिर वो वही कहते हैं कि जिस तरह की फैमिली है और वैसे भी इनका सोशल स्टेटस कोई ख़ास नहीं होता, तो वो उसी तरह से एलिजाबेथ को ट्रीट करते हैं। लेकिन जब एलिजाबेथ की वो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटी देखते हैं और जिस तरह से वो हर चीज़ को असेस करती है और अपने आप को जिस तरह से वो मतलब कि अपनी पर्सनालिटी को जिस तरह से वो पर्सनालिटी रखती है अपनी एलिजाबेथ, तो वो उस चीज़ को देखते हैं जब, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है ये डिफरेंट है एलिजाबेथ, और वो दोबारा से अपना बिहेवियर जो है वो रीअसेस करते हैं, ठीक करते हैं अपना बिहेवियर भी और अपना एटीट्यूड भी टूवर्ड्स एलिजाबेथ। Her intelligence and her disregard for mere social rank teaches him to see people more for who they are rather than the status into which they were born. अब ये जो चीज़ है ये आप ये समझें कि एलिजाबेथ ने डार्सी को क्या सिखाया था। एलिजाबेथ को देख के डार्सी को दो चीज़ों का अंदाज़ा हुआ था। एक ये कि जो इंटेलिजेंस थी एलिजाबेथ की, और वो इस इंटेलिजेंस की बेस पर या अपनी पर्सनालिटी की बेस पर किस तरह से सोशल रैंक को डिसरिगार्ड करती है। उसके जो फ्रेंड्स थे या उसके जो लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन का तरीका था वो उनके रैंक के ऊपर बेस नहीं करता था, उनके स्टेटस के ऊपर, उनके मनी के ऊपर बेस नहीं करता था, बल्कि उनके सोशल या आप समझे मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर और उनके करैक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता था कि वो किस तरह से हैं और एलिजाबेथ फिर उन्हें किस तरह से डील करती है। लेकिन ये चीज़ जो है ये डार्सी को ये सिखाती है कि इंसान को जो है वो क्या करना चाहिए, इंसान को स्टेटस की बेस के ऊपर किसी को ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसान को ये देखना चाहिए कि वो क्या हैं, एक्सेप्ट देयर स्टेटस, मीन्स कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी ट्रेडिशंस क्या हैं, आप क्या करते हो, आप किस तरह से किसी को डील करते हो। तो एलिजाबेथ ने डार्सी को ये सिखाया था कि हमें लोगों को इसीलिए इस तरह से देखना चाहिए जो वो खुद हैं, उस बेस पे नहीं देखना चाहिए जिस बेस पे या जिस स्टेटस पे वो पैदा हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है वो है जेन बेनेट का। जेन बेनेट जो है ये एलिजाबेथ की सिस्टर है, ये ओल्डेस्ट सिस्टर है, यानी कि सबसे बड़ी जो बेनेट सिस्टर्स, यानी कि 5 बेनेट सिस्टर्स हैं, सबसे बड़ी हमारे पास जो है वो है जेन बेनेट, और दूसरे नंबर पे हम डिस्कस कर चुके हैं एलिजाबेथ बेनेट थी। अच्छा जी, जेन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा उनकी नेचर जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं जेन, स्वीट टेम्पर्ड हैं, यानी कि गुस्सा नहीं करती, हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी तरह से डील करती हैं, हैप्पी हैं, लाइवली हैं और मॉडेस्ट हैं, यानी कि ये भी जो है अपने आप को सही से, अपनी पर्सनालिटी को सही रखती थी, इन्हें ये देखती थी कहाँ पर किस तरह से इन्होंने अपने आप को जो है वो किस तरह से इन्होंने अपने आप को रखना है, कहाँ पे बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरह से उठना है, कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है। तो जेन बेनेट जो थी वो भी बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट थी, स्वीट टेम्पर्ड थी, ब्यूटीफुल थी, और अगर नेचर वाइज देखा जाए तो जेन बेनेट जो है हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी नेचर रखती थी।
इनका जो एक फॉल्ट था वो सिर्फ ये था कि शी रिफ्यूजेस टू थिंक बैडली ऑफ एनीवन। देखिए, अगर आप बहुत अच्छे हैं ना तो ये भी आपका एक फ्लॉ है, ये भी आपका एक फॉल्ट है कि आप हर किसी को अच्छा समझ रहे हो, किसी की कोई बुराई आपको नज़र नहीं आ रही है, अगर आ भी रही है तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है आपकी करेक्टरिस्टिक्स में। She always looks on the bright side and is quick to defend someone when Elizabeth suspects them of having shortcomings. अच्छा, अब दोनों सिस्टर्स में क्या होता था, जैसे कि हमने एलिजाबेथ को डिस्कस किया है कि एलिजाबेथ जो थी वो हर किसी को असेस करती थी, हर किसी के बारे में एक परसेप्शन कायम करती थी, और अक्सर एलिजाबेथ की परसेप्शन जो है वो सही साबित होती थी। अब जब एलिजाबेथ अपनी एक परसेप्शन कायम करती थी किसी की भी पर्सनैलिटी को देख के या उसके एटीट्यूड को देख के, तो वो जाहिर बात है सिस्टर्स जो हैं, सिस्टर्स आपस में सब कुछ डिस्कस करती हैं। जब एलिजाबेथ अपनी परसेप्शन जो है वो जेन बेनेट के साथ डिस्कस करती थी, तो जेन बेनेट क्या करती थी, जेन बेनेट उस चीज़ को कहती थी कि आप गलत हो, वो उसको डिफेंड करती थी कि नहीं, हो सकता है इसने ये इसलिए किया हो सकता है वो इसने इसलिए किया हो, क्योंकि जेन बेनेट की जो हमें पर्सनालिटी दिखाई गई है वो दिखाई गई है कि वो किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचती थी। तो जब एलिजाबेथ किसी की बुराई करती थी या किसी की शॉर्ट कमिंग्स या किसी की बुराइयाँ जो हैं वो इन द लाइट या सबके सामने लेके आती थी, तो जेन बेनेट उसको डिफेंड करती थी। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है बिंगले का। बिंगले जो हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि हम पहले मैंने आपको बताया कि डार्सी जो थे वो बिंगले के बेस्ट फ्रेंड थे। तो बिंगले जो हैं वो डार्सी के बेस्ट फ्रेंड थे, ये ब्रदर थे। इनकी सिस्टर का नाम था कैरोलिन बिंगले एंड मिसेस हर्स्ट, यानी कि दो सिस्टर्स थी इनकी, एक का नाम कैरोलिन था, एक का नाम हर्स्ट था। और बिंगले जो है इनका कंप्लीट नेम है चार्ल्स बिंगले। चार्ल्स बिंगले जो थे ये डार्सी के जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, ये डार्सी के ऑपोजिट थे, ये डाउन टू अर्थ थे। डाउन टू अर्थ का मतलब ये है कि ये हम्बल थे, ये मोडेस्ट थे, और ये भी सोशल स्टैंडिंग पे, सोशल स्टेटस पे एलिजाबेथ की तरह बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे या कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे कि कौन कितना हाई स्टेटस का है और कौन कितना लो स्टेटस का है। ये चीज़ इनको बिल्कुल भी, ये जो है ना, ये इस चीज़ को बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे या इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन डार्सी की और इनकी जो है वो फ्रेंडशिप इसलिए हुई थी कि ये दोनों जो थे बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, इसीलिए इनकी फ्रेंडशिप हुई थी। लेकिन दोनों के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट थे। डार्सी सोशल स्टेटस और वेल्थ को फोकस देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे, जबकि बिंगले उस चीज़ को रिजेक्ट करते थे। अब हम डिस्कस करेंगे मिसेस बैनेट को। मिसेस बैनेट जो हैं वो एलिजाबेथ की और जेन की मदर हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिसेस बैनेट अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो थी ये बहुत ज़्यादा गिडी थी, फ्रिवुलस थी, हुज ओनली पर्पस इन लाइफ सीम्स टू बी गॉसिपिंग एंड मैरिंग ऑफ हर 5 डॉटर्स। गॉसिपिंग का मतलब होता है किसी के साथ बातें करना और हर बात डिस्कस करना, हर बात शेयर करना। आप ये बता रहे हो हमारे हमसायों में क्या हुआ, आपने ये कहा कि आपके रिश्तेदारों में क्या हुआ, मीन्स कि हर बात जो है आप जो हो वो गॉसिप कर रहे हो। जब हम गॉसिप करते हैं ना तो हम बात करते हैं फॉर नो पर्पस, यानी कि हम बोल रहे हैं, सिर्फ हम बोल रहे हैं और हमारे मुंह में जो भी आ रहा है हम वो बात किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, गिडी का मतलब यहाँ पे ये आता है कि ये जो थी अपना, इनके ऊपर ये हर वक्त जो खुश रहती थी और हर वक्त जो है ये भागना दौड़ना, चकरा के जिस तरह से एक इंसान चल रहा होता है ना कि कभी यहाँ गिर रहा है, कभी वहाँ गिर रहा है, या यहाँ टकरा रहा है, वहाँ टकरा रहा है, तो यहाँ पे गिडी जो है वो इसी सेंस में आ रहा है। फ्रीवलेस का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो है इनका कोई सीरियस पर्पस नहीं था लाइफ में, यानी कि जो मिसेस बेनेट थी इनके पास कोई सीरियस पर्पस या कि फिर सीरियस वैल्यू जो थी वो नहीं थी। शी लैक्स, और हाँ, और इनका जो एक ही इनके पास पर्पस था, और वही पर्पस जो है वो तमाम उस एज में जितनी भी फीमेल्स थी और जिनकी डॉटर्स थी उनके पास वो पर्पस था, और वो पर्पस था कि इनकी 5 डॉटर्स थी और इन्होंने अपनी 5 डॉटर्स को अच्छी जगह पर उनकी शादी करनी थी। ये इनकी लाइफ का पर्पस था, इसीलिए कहा गया कि कोई सीरियस पर्पस इनका नहीं था। She lacks any awareness of her vulgar conduct and embarrasses Elizabeth and Jane to no end। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, एक इंसान होता है जो कोई गलत काम करता है ना तो उसको फ़ौरन उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने कुछ गलत किया है। लेकिन मिसेस बैनेट जो थी उनके पास ये अवेयरनेस नहीं थी, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता था कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, उन्होंने कोई वल्गर तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है। यानी कि कोई इंसान, फॉर एग्जांपल आप जब टेक्स्ट रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि मिस्टर डार्सी किस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं मिसेस बैनेट को और जो बैनेट हाउस है उसको, लेकिन ये जो है फिर भी उनको हंस हंस के उनके साथ बात कर रही होती हैं, उनके साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई था
मिस्टर डार्सी का, और ये जो थी लो सोशल स्टेटस से थे बिलोंग करती थी, लेकिन इस चीज़ पे भी इनको ज़रा से भी एम्बैरसमेंट नहीं होती कि कोई इन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहा है या इनसे जो है वो गलत अंदाज में जो है वो बात कर रहा है। इनको इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इनकी जो 2 बड़ी डॉटर्स थी एलिजाबेथ एंड जेन, वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील करती थी, और इसीलिए इन दोनों के बारे में कहा गया है कि ये मोडेस्ट थी और इन्हें पता था कि किस तरह से इन्होंने अपने आप को सोसाइटी में मूव करना है। हर बिहेवियर डिपिक्ट्स what can happen to women when they lack an education and the ability to think for themselves। अच्छा, जो कुछ भी मिसिस बैनेट के साथ इस नावल में होता है वो हमें ये दिखाता है या हमें उससे ये पता चलता है कि जब एक औरत एजुकेटेड नहीं होती या उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं ना होता कि उसने अपने बारे में कैसे सोचना है या अपने आप को किस तरह से मूव करना है सोसाइटी में, तो फिर उसके साथ वही सब कुछ होता है और वैसे ही होता है जैसे कि मिसिस बैनेट के साथ इस नावल में होता है। अगर हम मिस्टर बेनेट की बात करें तो मिस्टर बेनेट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जेन ऑस्टन के फादर जिस तरह के वेल एजुकेटेड थे, उनके पास एक अपनी लाइब्रेरी थी, इसी तरह मिस्टर बेनेट जो थे ये भी एक वेल एजुकेटेड मैन थे और इनकी भी अपनी एक लाइब्रेरी थी। हैज़ मेड अ बैड मैरिज एंड इज़ रिज़ाइन टू एंड्योर इट। अब होता क्या है कि मिस्टर बेनेट एक बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है, लेकिन उनके साथ क्या होता है, उनके साथ ये होता है कि उनकी शादी जो है वो एक गलत जगह पे हो जाती है मिसिस बैनेट के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फ्रिवलस हैं और अनएजुकेटेड हैं और उन्हें नहीं पता कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से सोसाइटी में कंडक्ट करना है। लेकिन मिस्टर बैनेट क्या करते हैं कि शादी तो उनकी गलत जगह पे हो गई है, लेकिन वो उस चीज़ को अब इंड्योर कर रहे हैं कि अब वो अपनी शादी को ख़त्म नहीं करना चाहते। वो उस चीज़ को बस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, वो उसको रिज़ाइन कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब जो हो गया वो हो गया और अब ये ऐसे ही चलेगा। ही इज़ अ गुड हार्टेड पर्सन। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो जाहिर सी बात है एक इंसान जो एक उसके साथ इतना बुरा हो चुका है लेकिन वो फिर भी उसको एंड्योर कर रहा है, तो जाहिर बात है वो एक गुड हार्टेड पर्सन है, एक अच्छे दिल का इंसान है। बट एक अच्छे दिल का इंसान होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे फुलफ़िल ना करें। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया शादी को, उन्होंने उसको एंड्योर करना शुरू कर दिया, लेकिन वो अपनी जो फैमिली है ना उसको जो है वो सही तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक फ़ादर की होती हैं अपनी बेटियों को समझाने की, उनको कि किस तरह से उन्हें करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, इन्होंने वो फुलफ़िल नहीं की थी। बल्कि मिसेस बैनेट का बिहेवियर देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा सार्केस्टिक हो गए थे और इन्होंने अपने आप को अपनी फैमिली से डिटैच कर लिया था, मीन्स के अपनी फैमिली से बहुत दूर हो गए थे। सबसे ज़्यादा इस पूरे नावल में आपको मिस्टर बैनेट जो अपनी बेटियों के जिस बेटी के करीब नज़र आएंगे वो हैं एलिजाबेथ। एवरीथिंग इज़ अ जोक टू हिम। और वो क्या कहते हैं, हर चीज़ जो भी इनको बात पता चलती है, इवन अगर इनकी वाइफ ही इन्हें कोई सीरियस बात भी करती है, जिस तरह की अपनी बेटियों की शादी की बात वो करती हैं, तो वो भी उनके लिए एक जोक है, एक मजाक है और वो उसको मजाक की तरह ही ट्रीट करते हैं। दिस लीड्स टू पुअर जजमेंट एज वेन ही डज नॉट इंटरफेयर इन लीडियाज रिक्वेस्ट टू गो टू ब्राइटन। अच्छा, अब होता क्या है, अब जाहिर सी बात है जब एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल नहीं कर रहा, वो अपनी जो उसकी औलाद है उसको नहीं समझा रहा कि क्या सही है और क्या गलत है और हर चीज़ को मजाक समझ रहा है, तो फिर ये होता है कि इंसान जो है वो गलत फैसले भी करता है, जिस तरह के मिस्टर बैनेट ने किया। इन्होंने अपनी छोटी बेटी जो जिसका नाम लीडिया है, जिसको अभी हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, उन्होंने परमिशन मांगी ब्राइटन जाने की और इन्होंने उसे विदाउट एनी आप कह सकते हैं रिफ्यूज़ल, और इन्होंने उसको जाने की परमिशन दी बिकॉज उन्होंने अपने आप को डिटैच किया हुआ था और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे विक्रम। विक्रम जो था ये भी एक कैरेक्टर है इस नावल के अंदर और ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, आप समझ सकते हैं कि ये भी एक कैरेक्टर है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विक्रम जो है ये एक ऑफिसर होते हैं और वो भी मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, यानी कि मिलिट्री रेजिमेंट में ये एक ऑफिसर होते हैं, लेकिन ये अपने आप को अपेयर ऐसे करते हैं, यानी कि शो ऐसे करते हैं जैसे कि ये बहुत ही एक मॉडल जेंटलमैन है। मॉडल जेंटलमैन मतलब बहुत अच्छी मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अपने आप को अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं सोसाइटी में, लेकिन ये अपने आप को जस्ट अपेयर ही ऐसे करते हैं, मतलब ये शो ऐसे करते हैं जैसे इनके पास ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। रियलिटी में वो एक लायर हैं, यानी कि झूठ बोलते हैं, हिपोक्राइट हैं, मुनाफिक हैं, यानी कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखा कुछ और रहे होते हैं और असल में जो सच है वो कुछ और होता है। एंड एन अपॉर्चुनिस्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी जो भी इनके हाथ आएगी, जो भी इनको मौका मिलेगा, ये उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ये इनकी असल पर्सनैलिटी है जो कि नावल में दिखाई गई है कि ये हैं कुछ और ये दिखाते कुछ और हैं। अच्छा, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में वो ये है कि ये जो है किसी भी यंग वुमेन की या किसी भी जो लड़की है, किसी भी गर्ल की जो रेप्यूटेशन है, इसका उनसे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इन्हें अपनी
फ़ायदा चाहिए इन्हें, इन्हें अपनी अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, तो ये नहीं देखेंगे कि किसी की भी इनोसेंट की रेपुटेशन ख़राब हो रही है। क्योंकि आपको पता है जिस एज में ये नॉवल लिखा गया उस एज में तो यही होता था कि अगर आपने किसी फीमेल को मेल के साथ किसी अनजान जगह पर या किसी ऐसी जगह पर देखा है जहाँ पे कोई और मौजूद नहीं है, तो वो जो है उसकी फ़ीमेल की जो रेपुटेशन है वो ख़त्म हो जाती थी कि ये जो लड़की है ये तो है ही ऐसी, उसके बारे में फिर ये जो बातें होती थी पूरी सोसाइटी में फैल जाती थी। तो मिस्टर विक्रम को किसी की भी फीमेल की रेपुटेशन ख़राब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो इस चीज़ को एक बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। अच्छा, अब इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ थी जिसमें मिस्टर विक्रम इंटरेस्टेड थे, या जो एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न था मिस्टर विक्रम का, वो ये था कि इनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग का डेप्थ था। मींस के इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, और वो कर्जा भी किसका था, गैम्बलिंग करते थे ये, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये मैसिव जो था वो कर्ज हुआ था। और अब इनका जो एक इम्पॉर्टेंट मिशन था लाइफ में वो यही था कि ये किस तरह से अपना गैम्बलिंग का जो डेप्थ है उसे ख़त्म करते हैं। ये है आपका कैरेक्टर विक्रम का। अब इनका कंप्लीट नाम अगर हम देखें तो इनका कंप्लीट नाम है जॉर्ज विक्रम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लीडिया बेनेट को डिस्कस करेंगे जो कि सबसे छोटी बेनेट सिस्टर्स हैं। अच्छा जी, ये सबसे छोटी हैं सिस्टर्स में, यानी कि आप कह सकते हैं कि 5th सिस्टर है। और ये जो थी बिल्कुल एम्प्टी हेडेड थी, फ्लर्ट थी, हु हैज़ नेवर हैड टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर एक्शंस। अब होता क्या है, देखें जी, जो छोटा बच्चा होता है ना उसको हमेशा आप लोग जो है बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, और यही काम लीडिया बेनेट के साथ था कि इनकी मदर जो थी वो इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी, और जो भी बात ये करती थी उसको वो पूरा करने की कोशिश करती थी। अब क्या होता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एक सेंसलेस किस्म की लड़की बन जाती हैं, फ्लर्ट होती हैं। और इसकी भी रीज़न बताई गई है। इसकी रीज़न ये है कि कभी भी जब उन्होंने जो काम गलत किया, जब इनको उसका अजाला नहीं ना करना पड़ा, जब इनको उसका रिजल्ट नहीं ना भुगतना पड़ा, कॉन्सिक्वेंसेस जब इन्होंने नहीं भुगते, तो फिर इन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है जो गलत हो रहा है जो सही हो रहा है। लेकिन ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो नॉवल में आप देखेंगे कि किस तरह से लीडिया बेनेट जो हैं वो कुछ करती हैं, और फिर किस तरह से वो उसका रिजल्ट जो है वो उनके सामने आएगा। जब आप नॉवल रीड करेंगे तो आपको पूरी स्टोरी जो है लीडिया बेनेट की वो समझ आ जाएगी। और शी इज़ हर मदर्स फेवरेट। ज़ाहिर सी बात है, छोटी हैं और हर मदर की फेवरेट हैं, तभी जो है वो बिगड़ी हुई हैं, एम्प्टी हेडेड हैं, सेंसलेस हैं। कंप्लीट नाम है लीडिया बेनेट। अब हम देखें जी, हमने 3 सिस्टर्स को डिस्कस कर लिया है डिटेल में। उसके अंदर हैं एलिजाबेथ बेनेट, जेन बेनेट एंड लीडिया बेनेट। अब हमारे पास हैं 2 और सिस्टर्स जिनको हम अभी मैं आपको नाम बता देती हूँ। इन दोनों सिस्टर्स का कोई ख़ास रोल है नहीं नॉवल में, लेकिन फिर भी ये कहीं कहीं किसी किसी सीन में आएंगी आपके सामने। कैथरीन बेनेट हैं जिसका निकनेम है किटी बेनेट, ये सेकंड हैं, सेकंड यंगेस्ट, यानी कि लीडिया के बाद कैथरीन नंबर आता है, ये 4th नंबर पे जो हैं कैथरीन बेनेट है। और ये जो है ये वाइनर है, शी टेंड्स टू फॉलो लीडिया। अब वाइनर का मतलब होता है हर चीज़ के ऊपर आप लोग शोर मचाते हो, वाइन करते हो कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही लेना है, मुझे तो ऐसे ही करना है, दैट इज़ वाइनर। ठीक है, ये जो है ये लीडिया की, क्योंकि लीडिया से थोड़ी सी बड़ी हैं और लीडिया को ये फॉलो करती हैं, और ये जो थी इनकी नेचर जो थी वो ऐसी ही थी कि ये वाइन करती थी। मैरी बेनेट को अगर हम डिस्कस करें तो ये मिडिल चाइल्ड थी, यानी कि ये 3rd नंबर था इनका 5 सिस्टर्स में से। मैरी जो होती हैं ये प्लेन होती हैं, और ये जो होती हैं ये आप समझें कि अपने आप को आइसोलेट रखती हैं, और ये इंजॉय करती हैं दूसरों को लेक्चर करना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैरी बेनेट के बारे में है वो ये है कि ये जो है ये रीडिंग बहुत पसंद करती थी, और फिर क्या करती थी, ये रीड करती थी डिफरेंट बुक्स को, और देन वो उन बुक्स के अंदर जो मोरालिटी होती थी, जो उन बुक्स के अंदर आपको चीज़ें बताई होती थी या ये पढ़ती थी, ये वही चीज़ें जो हैं जब लोग इनसे कोई बात करते थे तो वही चीज़ें जो हैं ये लोगों को सुनाने लग जाती थी, लेक्चर करने लग जाती थी। देन है मिस्टर कॉलिंस का कैरेक्टर। मिस्टर कॉलिंस जो हैं ये मिस्टर बेनेट के कज़न हैं, और ये हेयर हैं बेनेट स्टेट के, यानी कि जब अब मैंने क्योंकि आपको बता दिया कि जो जायदाद होती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मर्द से मर्द तक जाती थी, चाहे वो आपकी बेटी का शौहर है, चाहे वो आपका बेटा है या आपका भाई है। अब क्या हुआ कि आपने देखा कि इस पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही मेल मेंबर है, दैट इज़ मिस्टर बेनेट। तो मिस्टर बेनेट के बाद जो उनकी एक ज़मीन थी, चाहे थोड़ी थी चाहे ज़्यादा थी, वो जानी थी मिस्टर कॉलिंस के पास जो कि मिस्टर बेनेट के कज़न थे, तो वो हेयर थे टू द बेनेट स्टेट। हिज पेट्रोनस इज़ लेडी कैथरीन, और जो उनकी एक आप समझें कि जिसके साथ उनकी कोर्टशिप चल रही थी वो थी लेडी कैथरीन।
He is a ridiculous, pompous clergyman concerned only with impressing others. His language is overly ostentatious and is heavily criticized by Austen. इस नावल के अंदर ऑस्टन जो है मिस्टर कॉलिंस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है, और उसकी रीजंस उन्होंने बताई हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा जो थे ये एक आपके इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे लोगों को, ये नहीं कि ये दिखाते थे कि ये बहुत अच्छे हैं, और जैसे ही लोगों को लगता था ना कि जैसा कोई इंसान इन्हें देखना चाहता था ना कि इनकी तारीफ़ करिए, बिल्कुल वैसे बन जाते थे। ये बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्पॉर्टेंट थे, यानी अपनी सेल्फ को जो है ना बहुत ज़्यादा समझते थे कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर सिर्फ मुझे ही होना चाहिए, और मैं ही इतना इम्पॉर्टेंट हूँ कि मैं वहाँ पर खड़ा हो जाऊँ। अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। मिस्टर कॉलिंस जो थे ये जो हैं इनकी जो लैंग्वेज थी वो भी बहुत ज़्यादा जो है आप समझें कि अजीब सी किस्म की लैंग्वेज ये यूज़ करते थे। जो इनकी लैंग्वेज थी ना, आप वो ये कंसीडर करें कि इनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही ज़्यादा नुमाइशी किस्म की ये लैंग्वेज यूज़ करते थे, यानी कि ये दिखाते थे कि इन मतलब अजीब से मुराद ये है या नुमाइशी से मुराद ये है कि जब इन्हें ये लगता था ना कि किसी जगह पर हैं तो इन्होंने अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंट देनी है, तो ये जानबूझकर ऐसे वर्ड्स यूज़ करते थे जो कि डिफ़िकल्ट हों या लोगों को इजीली समझ में ना आए, क्योंकि ये लोगों को इम्प्रेस जो करना चाहते थे। आप देखें ना, इनका मेन मकसद ये था कि ये लोगों को इम्प्रेस करना चाहते थे, अपनी बड़ाई लोगों को दिखाना चाहते थे। और ये जो थे लैंग्वेज ऑस्टेंटेचियस थी, मीन्स कि आप समझे नुमाइशी लैंग्वेज थी, अजीब सी लैंग्वेज ये यूज़ करते थे, वर्ड्स अजीब से ये यूज़ करते थे, और इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है ऑस्टन ने। लेडी कैथरीन जो थी वो इनकी सरप्रस्त थी, पेट्रोनस थी मिस्टर कॉलिंस की, और ये जो थे ये आप समझें कि जब मिस्टर बेनेट की डेथ होनी थी तो उसके बाद उस सारी स्टेट के जो मालिक बनना था वो बनना था मिस्टर कॉलिंस ने। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.